क्वेश्चन है डोपिंग के ऊपर। डोपिंग कैसे हो रही है? डोपिंग आजकल स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी के अंदर आने जाने वाला बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन है। डोपिंग के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोपिंग सबसे पहले अगर कोई भी बोलता है तो तुम उसके बारे में तो तुम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में ही मेंशन करोगे। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ऑफ कोर्स एंड्रोजन रिसेप्टर सेल्स पे जाकर के बाइंड करते हैं और बहुत सारे जीन एक्सप्रेशन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करने लग जाता है। फाइनली वो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन को बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से मसल मास बढ़ने लग जाता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन जितने भी प्रिकर्सर होते हैं वो तुम्हारे लिपिड वाले प्रिकर्सर के या जो स्टेरॉयड वाले में जो होते हैं ना, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस बनाने की टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आगे चलकर हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स भी पड़ जाता है। एंडोक्रिन का डिस्ट्रप्शन हो सकता है ऑफकोर्स। अगर तुम्हारे टेस्टिस जो कि टेस्टोस्टेरोन बना रहे थे, अब उनको तो लग रहा है कि भाई अब तो टेस्टोस्टेरोन बॉडी में पहले से है, तो फिर वो फाइनली टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाएगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी और हार्मोनल इनबैलेंस हो जाएगा। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में हमें जानना है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स तो आजकल कोई यूज़ भी नहीं करता, क्योंकि इट इज़ ईजिली डिटेक्टेड नाउअडेज। कोई देख के भी बता सकता है कि कौन स्टेरॉइड्स ले रहा है नहीं ले रहा है। आजकल तो इनफैक्ट डोपिंग का भी क्वेश्चन मैं बोलूँगा पुराना ही हो गया है, क्योंकि आजकल तो स्टेरॉइड साइकिल्स पे क्वेश्चन आता है। जो एथलीट्स होते हैं वो स्टेरॉइड साइकिल्स पे चल रहे होते हैं, एकदम ही ऑप्टिमम, मतलब बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स लेते हैं कि स्टेरॉइड्स का ज़्यादा भी नहीं लेते हैं और स्टेरॉइड्स का कम भी नहीं होने देते हैं, और बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स में रह के जितने एक्टर्स वगैरह हैं वो भी शूट के 1-2 मंथ पहले से वो स्टेरॉइड साइकिल शुरू कर देता है। जैसे कोई एक्शन मूवी हो गई, उसमें वो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हम जैसे डॉक्टर्स होते हैं, वो इन सब चीज़ों को अच्छे बेहतर तरीके से जानते हैं। अगला है राइथ्रोपोएटिन। राइथ्रोपोएटिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को बढ़ाने लग जाता है। जैक स्टैट पाथवे होता है। जैक स्टैट पाथवे लिख देता हूँ मैं। पॉलीसाइथेमिया में तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये वाला जो होता है, इसमें क्या होता है कि ये इंक्रीज कॉक्सिन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। देखो, मैं बता रहा हूँ कि स्टैमिना और एंड्योरेंस बढ़ सकता है, ठीक है, राइथ्रोपोएटिन देने के बाद, लेकिन स्ट्रेंथ उतना का उतना ही रहता है, स्ट्रेंथ में ज़्यादा कोई इजाफा नहीं मिलता। तो अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाला कोई व्यक्ति आ रहा है, वो बॉडी बिल्डिंग वाला है, फिर वेट उठाने वाला उसका कंपटीशन है, तो यू वोंट बी गिविंग हिम राइथ्रोपोएटिन, नो। ठीक है, बट इफ़ अ पर्सन कम्स टू यू, उसका मैराथन रनिंग है, वो 400 मीटर ही दौड़ता है, तो अगर तुमने उसको राइथ्रोपोएटिन दिया तो वो 600-700 भी दौड़ सकता है, ठीक है, एक हफ्ते के बाद। तो अब क्या होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें मॉनिटरिंग करनी रहती है उसके पीसीवी लेवल की। पीसीवी का लेवल अगर बढ़ने लग जाएगा तो वो जो ब्लड है वो थिकन हो जाएगा और आगे चल के स्ट्रोक और थ्रोम्बोसिस भी कर सकता है, उसको स्ट्रोक कर सकता है, थ्रोम्बोसिस कर सकता है। या ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमेशा एक प्रिकर्सर होता है एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को निकालने का। ये आईजीएफ का मतलब होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ठीक है, तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को निकालता है, फाइनली सेल का रीजनरेशन कराता है, मसल मास का ग्रोथ कराता है, बोन का ग्रोथ कराता है। एक्रोमेगैली में तुम देखोगे, एक्रोमेगैली जो खली को ऐसी, ठीक है, उसमें फेशियल चेंजेस और इन लार्ज हैंड्स फीट्स ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। और एक्रोमेगैली का भी जो एक जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, वो IGF-1 के लेवल्स को चेक करता है। मेटाबॉलिक इफेक्ट में देखोगे क्या होता है, जो IGF-1 है ना, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को निकाल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाता है। स्टिमुलेंट्स और भी बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से डोपिंग की जा सकती है। तो स्टिमुलेंट्स इन्हांसेस द रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामिन और न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो कि स्टिमुलेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, एम्फेटामिन हो सकता है। और कार्डियोवास्कुलर रिस्क इसमें ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने मिलते हैं, जिसकी वजह से अरिथमिया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और सारे कार्डियक इवेंट्स भी हो सकते हैं। क्रॉनिक यूज में रिजल्ट इन द एंग्जाइटी, पैरानोइया और मूड डिसऑर्डर्स भी हो सकता है। देखो, बीटा टू एगोनिस्ट को कोई नहीं सोचता कि वो डोपिंग की तरह यूज़ हो सकता है। कि यार ये जो सैल्ब्यूटामॉल है, ठीक है, ये कैसे हो सकता है, मतलब बीटा टू एगोनिस्ट, लेकिन ये है, क्योंकि ये मतलब बीटा टू एगोनिस्ट क्या करता है, डायल्यूट करता है ब्रोंक्यूल्स को, इंप्रूव करता है एयर फ्लो को और फाइनली ऑक्सीजनेशन को। देखो, कार्डियक इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, अगर तुमने ज़्यादा से ज़्यादा बीटा रिसेप्टर्स को ओवर स्टिमुलेशन दे दिया तो टैकीकार्डिया होने लग जाएगा और कार्डियक वर्कलोड बढ़ेगा, पैल्पिटेशन भी बढ़ेगा। और भी एक चीज़ क्या है कि पोटेशियम ना जब ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, सेल में थोड़ा कम हो जाता है, मतलब हाइपर कैलीमिया। तो बस ये दो, पोटेशियम दो ही चीज़ों से डरता है, एक है इंसुलिन से और एक बीटा टू एगोनिस्ट से। ये अगर तुमने दे दिया ब्लड में तो ये पोटेशियम डर से फिर से सेल के अंदर घुस जाएगा। तो अगर बीटा टू एगोनिस्ट तुमने ज़्यादा दे के रखा हुआ है, ठीक है, बीटा टू तुमने ज़्यादा दे के रखा हुआ है, तो सेल्स के अंदर ही है ना पोटेशियम, ब्लड में तो बहुत कम हो गया, यानी कि हाइपोकैलीमिया भी हो सकता है। अब वो हाइपोकैलेमिया होगा तो उसके वजह से अरिथमिया वगैरह और पैल्पिटेशन वगैरह और भी ज़्यादा होंगे।
मेटाबॉलिक शिफ्ट में भी देखो ऑल्टर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। व्हाट आर न्यूरोट्रोफिन्स? अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूरोट्रोफिन्स?